तो लास्ट टाइम पे देखो बच्चों, हम लोगों ने मेसोमेरिक इफेक्ट को पढ़ लिया था। अब इसमें हमें रेजोनेंस के बारे में भी कुछ बातें और समझना है। उसके बाद फिर हम लोगों को मतलब एरोमेटिक कंपाउंड करना होता है। तो मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं रेजोनेंस के बारे में एक पॉइंट बता रहा हूँ, फिर हम लोग आज करेंगे एरोमेटिक मॉलिक्यूल के बारे में, और रेजोनेंस के बारे में कुछ पॉइंट्स और है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होना चाहिए और जिनको आप नॉर्मली सोच नहीं सकते, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसका हम लोगों को आज के लेक्चर में यूज़ पड़ेगा, और आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि सर एरोमेटिक कंपाउंड पहले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आज कवर कर लेते हैं। रेजोनेंस वैसे मोस्टली कवर हो गया है, पर फिर भी एक दो पॉइंट मतलब उसमें और बताने जो हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, पहले एक बात समझना है मतलब रेजोनेंस के बारे में। तो जैसे मान लो कि ये X है एंड ये डबल बॉन्ड Y, आप लोगों को याद होगा ये कि जैसे CHO होता है या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन जो भी होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, देखो Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो X से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, Y की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो X से ज़्यादा होता है, ठीक है, X डबल बॉन्ड Y, ठीक है, ये होता है आपके पास। अब यहाँ पे अगर आपको ये पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए बोला, अगर आपको यहाँ पे ये पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए बोला, तो जब भी आप इसको तोड़ोगे तो देखो होता क्या है, अगर एक मान लेते एक बॉन्ड है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑलरेडी जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी तरफ होता है। आपको पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन को अपने साइड क्या होगा, अट्रैक्ट करके रखेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो वाई की तरफ हमेशा क्या होगा, अट्रैक्टेड रहेगा। अगर आप इसको तोड़े, मतलब अगर आपने इसको ब्रेक किया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ही आएगा, उधर जा ही नहीं सकता, मतलब कि दुनिया पलट सकती है पर वो इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको तोड़ना हुआ कभी भी, मान लो कभी इस पाई बॉन्ड को तोड़ना हुआ, तो आपको यही करना है, इलेक्ट्रॉन पाई वाला वाई पे ही जाएगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भाई वही इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, एक्स को मौका ही नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा कभी भी बॉन्ड मिले, मान लो कभी रेजोनेंस करवा रहे, कुछ आपको खुद से कोई रिएक्शन करना हुआ, मान लेते हैं कि आपको आगे कुछ मतलब खुद से कुछ रिएक्शन करना हुआ या खुद से कोई बॉन्ड तोड़ना हुआ, अगर ऐसा कंडीशन है तो जो पाई बॉन्ड होगा वो हमेशा टूट के वाई की तरफ जाएगा, एक्स की तरफ नहीं जा सकता। अगर आप एक्स की तरफ लेके गए, हम सपोज करो, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा। और स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर में मैंने लिखवाया है कि अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे माइनस चार्ज आता है तो उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो वैसे मतलब देखो होता क्या है कि हाइब्रिड में कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन होता है, जो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है। अगर आप इसको माइनस पे लेके जाओगे तो नियरली समझ लो 0% होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल को कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, मतलब ये इधर टूटेगा ही नहीं, एक्चुअल में इधर ही टूटता है। उधर तोड़ दोगे तो मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल है, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा वो। तो अगर आपको ऐसे में पाई बॉन्ड तोड़ना हुआ तो ऐसे ही तोड़ना है, इसका रिवर्स कभी भी ट्रू नहीं होता है। मतलब अगर आपको कोई रिएक्शन करना हुआ तो आप ऐसे ही करोगे, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको इसका पाई बॉन्ड तोड़ने का मौका मिला, मतलब आप कुछ करवा रहे हो, तो ये ऐसे ही टूटेगा, इधर आएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। अरे ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर भाई पहले से होता है, 3 हो गए, तो ऐसे ही टूटेगा, इसका रिवर्स हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग कुछ वही एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं। तो हेडिंग लिखो पहले आपका एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स।
तो देखो एरोमेटिक का तो पहले मतलब बताइए कि है क्या होता है। एरोमेटिक का मतलब कि जिसका मतलब स्मेल हो, मतलब जिसका डिस्टिंक्ट स्मेल हो। डिस्टिंक्ट मतलब कि उसका थोड़ा सा डिफरेंट स्मेल होता है, जिसका थोड़ा सा डिस्टिंक्ट स्मेल हो, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल महकते हैं उनको बोलते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग कभी सिनेमा हॉल जाते होगे, कभी आप किसी मॉल में गए होगे, तो वहाँ पे वाइट कलर का या मतलब वहाँ के वॉशरूम में या फिर टॉयलेट में एक वाइट कलर का बॉल्स पड़े रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं नैप्थेलिन बॉल्स। तो उसका एक पता होता है कि उसका ट्रेडमार्क स्मेल या फिर उसका एक डिस्टिंक्ट स्मेल है जो आप पहचान जाते हो, वो भी एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। नैप्थेलिन का क्या होता है स्ट्रक्चर, हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे भी वो। तो वो भी क्या है आपके पास, एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो पहले समझ लेते हैं, स्टार्टिंग में हम लोगों को कुछ मॉलिक्यूल मिले केमिस्ट्री में जिनकी थोड़ी सी डिस्टिंक्ट स्मेल थी। मतलब कि हमने देखा कि जैसे बेंजीन हो गया, नैप्थेलिन हो गया, कुछ मॉलिक्यूल मिले जिनकी, या पायरिडीन हो गया, जिनकी ट्रेडमार्क डिस्टिंक्ट स्मेल थी, हमने ये देखा। और फिर हमने उन मॉलिक्यूल को जब स्टडी किया तो हमने उन मॉलिक्यूल में कुछ कॉमन फीचर्स पाए, जैसे कि वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होते हैं, उनमें पाई बॉन्ड होता तो है पर वो रिएक्शन नहीं करते, बहुत स्टेबल। इवन आप समझ लो कि केमिस्ट्री में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसमें सबसे स्टेबल एल्केन होता है। अरे एल्केन को पैराफिन बोलते हैं, 9th में बताते हैं, नहीं पता होगा तो मैं आगे लिखवाऊंगा जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर आएगा। वैसे एल्केन को पैराफिन बोलते हैं। पैराफिन का मतलब होता है वेरी लो एफिनिटी टूवर्ड केमिकल रिएक्शन, क्योंकि एल्केन में ना पाई बॉन्ड होता है और ना ही कोई पोलर बॉन्ड या फिर कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो कोई रिएक्शन करने के लिए या तो पाई बॉन्ड चाहिए, पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है तो रिएक्शन कर ले, कोई पोलर बॉन्ड चाहिए कि चार्ज है, एल्केन में कुछ नहीं होता। तो एल्केन क्या होता है, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। फिर जो सेकंड मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल। इवन जैसे बेंजीन, तो बेंजीन में कहने के लिए 3-3 पाई बॉन्ड, पर बेंजीन क्या है कि साधु संत आदमी रिएक्शन करता ही नहीं। मतलब अगर आपको बेंजीन से रिएक्शन करवाना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इवन अगर आप उसकी जगह कोई एल्कीन ले लो जैसे इथीन, तो वो तुरंत रिएक्शन कर जाता है। तो हम लोगों ने जब मॉलिक्यूल की स्टडी किया तो हम लोगों ने देखा कि कुछ मतलब मॉलिक्यूल्स थे, उनका स्पेशल टाइप का स्मेल था। स्टार्टिंग में बात बता रहा हूँ। और हमने उनमें एक कॉमन कैरेक्टर देखा कि उनकी रिएक्टिविटी बहुत कम थी। मतलब वो मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा स्टेबल भी थे, मतलब वो ईजिली रिएक्शन नहीं कर रहे थे। तो क्योंकि उनकी स्मेल अलग थी तो हम लोगों ने उनको बोला एरोमेटिक मॉलिक्यूल। फिर वो जितने भी मॉलिक्यूल थे लाइक बेंजीन हो गया, पायरिडीन हो गया, नैप्थेलिन हो गया, तो हम लोगों ने उसके मतलब उनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बनाए कि अच्छा मतलब भाई जो देखा कि भाई बेंजीन है, देखो केमिस्ट्री में होता है ऐसे ही है कि आप मॉलिक्यूल की स्टडी करते हो, फिर उससे जो आपको कॉमन दिखता है उससे रूल बनता है। तो हम लोगों ने कुछ मॉलिक्यूल्स देखे जैसे बेंजीन, नैप्थेलिन, मान लो कोई और भी एंथ्रासिन, बहुत मॉलिक्यूल मैं आपको आज बहुत दिखाऊंगा। और हम लोगों ने उनमें देखा कि वो स्मेल तो करते ही थे पर हमने उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। तो हमने देखा कि उन मॉलिक्यूल में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे और जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल थे। और उस कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे मतलब हमने वो जो रूल बनाए उसके बेसिस पे हमने और मतलब बहुत से मॉलिक्यूल की स्टडी किया, तो हमको उसी कैरेक्टरिस्टिक्स पे बहुत मॉलिक्यूल मिले। पर बाद के जो मॉलिक्यूल मिले वो महकते तो नहीं थे, वो स्मेल तो नहीं करते थे, पर वो रिएक्शन भी नहीं करते थे। तो हम लोगों ने नाम तो नहीं बदला, देखो नाम स्टार्टिंग में एरोमेटिक वहीं से आए कि स्मेल करते थे, पर नाम तो बाद में बदला नहीं। पर हम लोगों ने बता दिया कि जो मॉलिक्यूल बहुत कम रिएक्शन करते हैं वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल होते हैं और उनके लिए कुछ पॉइंट्स को डिफाइन कर दिया। समझ में आपको आ रहा होगा। अरे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कुछ मॉलिक्यूल मिले जो महकते थे, हमने उनको बोला एरोमेटिक मॉलिक्यूल। हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जो उनमें कॉमन थी, और उस कॉमन प्रॉपर्टी के बेसिस पे, क्योंकि वो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल भी थे, उस कॉमन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हम लोगों ने बहुत मॉलिक्यूल डिस्कवर किए। आगे जो मॉलिक्यूल मिले वो रिएक्शन तो नहीं करते थे, स्टेबल ही थे, पर वो महकते नहीं थे। तो हमने नाम तो नहीं बदला, नाम तो एरोमेटिक रखा, पर वो जो कॉमन पॉइंट थे उसको रूल बना दिया। तो हमने ये बोला कि 3 पॉइंट्स अभी लिखते हैं कि जो मॉलिक्यूल इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करेगा वो एरोमेटिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। और एरोमेटिक मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल होते हैं और नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये एल्केन के बाद सेकेंड मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
ठीक है, लिखते हैं क्या क्या रूल है, देखते हैं। तो देखो क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो एरोमेटिक मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वो साइक्लिक होगा, ये मस्ट है। अगर साइक्लिक नहीं है तो मतलब एरोमेटिक नहीं हो सकता। साइक्लिक मतलब भाई कुछ भी हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए, planar structure, that is all carbons must be sp or sp2 hybridized। ठीक है, और इसी में इसी पॉइंट को आगे लिख देते हैं। पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल ठीक है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब अगर मोटी मोटी भाषा में बोले तो sp या sp2 होना चाहिए। और sp मतलब लीनियर, लीनियर तो प्लेन में होता है। या फिर अगर मान लो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हो गया तो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, तो वो पार्ट जो रेजोनेंस में जा रहा है प्लेनर होना चाहिए, मतलब उसके सारे एटम, मतलब इवन इंक्लूडिंग हाइड्रोजन, समझेंगे आगे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर। ठीक है, ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, हकल, हकल रूल। तो यहां पे क्या होता है, देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो यहां पे होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां पे n क्या है, अरे n भाई आपका इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, 0 1 2 3 ऐसा होता जाएगा। तो देखो क्या होगा, अगर आप n का वैल्यू 0 रखोगे तो पाई इलेक्ट्रॉन कितना आएगा, 2। अरे n का वैल्यू 0 रखो, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पाई इलेक्ट्रॉन के काउंट कर रहे भाई, जो रेजोनेंस में होता था ना पाई इलेक्ट्रॉन, और ये पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर लोन पेयर भी इंक्लूडेड होगा। रेजोनेंस में याद करो, जो लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता था तो उसको हम लोग क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते थे। तो वैसा लोन पेयर जो डीलोकलाइज हो सकता है और जो पाई बॉन्ड बना सकता है वो भी इसके अंदर कंसीडर होगा। ठीक है, मतलब जो भी रेजोनेंस के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो काउंट होंगे। यहाँ पे मतलब मेनली क्या है, रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो रेजोनेंस में जाते हैं। सिंपल, जितने इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में कूद रहे होते हैं, जो डीलोकलाइज होते हैं, वही काउंट करना है। तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 1 लोगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 लेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 तो 14, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हकल साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल थे उनमें नॉर्मली पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 6 10 14 कुछ ऐसा था। ठीक है, तो इसको लिख लो ये पहले। ये तो हो गया एरोमेटिक। अब देखो होता क्या है सोसाइटी में, अगर कोई इंसान अगर कुछ अच्छा करे तो उसको अपोज करने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। अगर कोई स्टेबल है तो कुछ उसको डिस्टर्ब करने वाले मिलेंगे जो अनस्टेबल होंगे।
तो एक एरोमेटिक, दूसरा एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक का उल्टा। तो नेचर में ऐसा होता है ना कि अगर कोई आगे जा रहा हो तो आसपास वाले उसको अपोज करते हैं, उसको मतलब रोकने का कोशिश करते हैं। तो सेकंड लिखते हैं एंटी एरोमेटिक। एक बार मैं जरा देख लूँ ये पूरा आ तो रहा है कैमरे में कि नहीं। हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इज एंटी एरोमेटिक। रूल साइक्लिक ही रहेगा, प्लेनर स्ट्रक्चर ही रहेगा, ऑल कार्बन, ये सब कुछ सेम, ठीक है। ऑल कार्बन्स मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये पार्ट ऑफ मॉलिक्यूल विच टेक पार्ट इन रेजोनेंस मस्ट बी प्लेनर, ठीक है। हकल रूल इसमें क्या कहता है कि जहां पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4n पाई इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4n पाई इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी? 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3 ऐसा, ठीक है। तो ये n का वैल्यू और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे कितने होंगे? 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अगर इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एंटी एरोमेटिक। बस मतलब उसमें क्या था, देखो सब कुछ सेम है, सिर्फ इसका डिफरेंस। एरोमेटिक में क्या था? 2 6 10 14। यहाँ पे 4 का मल्टीपल वाला 4 8 12, 4 का मल्टीपल वाला इसमें देखो इवन नंबर है ना, इवन नंबर। जो 4 का मल्टीपल आएगा वो एंटी एरोमेटिक, और उसके अलावा इवन नंबर जो बचेगा दैट इज एरोमेटिक, जैसे 2 6 10, ठीक है। ये तो ये हो गया एंटी एरोमेटिक। अब इसके बाद देखो क्या होता है, एक होता है नॉन एरोमेटिक। देखो एंटी वाला स्टेबल है, सॉरी, एरोमेटिक वाला स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक वाला अनस्टेबल है। वो मतलब बहुत ही बेचैन, वो अनस्टेबल है। एरोमेटिक वाला बहुत स्टेबल, एंटी एरोमेटिक वाला बहुत ही अनस्टेबल। नॉन एरोमेटिक कोई मतलब नहीं उसको, ना इससे मतलब ना उससे मतलब। होते ना कई लोग ऐसे सोसाइटी में, उन्हें कैसे से कोई मतलब, कुछ स्टेबल हो गए मतलब पैसे आगे स्टेबल हो गए, कुछ बेचारे गरीब रह गए अनस्टेबल है, और कुछ कोई मतलब नहीं। तो ये नॉन एरोमेटिक। तो इसमें नीचे लिख लो कि रेस्ट ऑल अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, और रेस्ट ऑल द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा जितने भी, ठीक है, जो भी मिलते इसके अलावा, साइक्लिक है कि नहीं है या फिर जो भी है, वो आपके पास क्या कहलाएगा? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। मतलब रेजोनेंस तो होना चाहिए कि इस, देखो रेजोनेंस होना चाहिए, मतलब कि देखो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस तो होगा ही होगा, मतलब रेजोनेंस होगा, पर साइक्लिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, प्लेनर हो सकता है, नहीं हो सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। तो जो और केस बचेगा वो है नॉन एरोमेटिक। तो समझो पहले, एरोमेटिक में साइक्लिक चाहिए, प्लेनर चाहिए, कितने पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 6 10, वो कंडीशन पूरा सेटिस्फाई करेगा तो एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक में क्या है कि साइक्लिक चाहिए, प्लेनर चाहिए, और पाई इलेक्ट्रॉन 4 8 12 ये चाहिए। इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल बच गया जहां पे रेजोनेंस हो सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे ब्यूटा 1,3 डाइईन, तो वो भी कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। इसके अलावा और कोई मॉलिक्यूल बच गया जहां पे रेजोनेंस हो सकता है, वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक। अब एक इसमें चीज लिख लेते आगे कुछ करने के पहले। देखो जब स्टेबिलिटी की बात करेंगे, एरोमेटिक
एरोमेटिक का मतलब उसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मतलब होता है ना वो मतलब हर चीज से ऊपर उठ गया, मोक्ष की जिसको प्राप्ति हो जाएगी वो है एरोमेटिक मॉलिक्यूल। और जो मतलब बहुत बेचैन रहेगा, जो हाईली अनस्टेबल होगा, वो होगा एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक को किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं, वो अपना अलग ही है। तो एरोमेटिक मतलब जिसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो बहुत स्टेबल है, और ये हाईली अनस्टेबल है। अब एनर्जी के टर्म में याद रखना कि जिसकी स्टेबिलिटी कम उसकी एनर्जी ज़्यादा, यही होता है ना केमिस्ट्री में हमेशा, और जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। अब हम लोग चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। कुछ एग्जाम्पल करने के पहले बहुत ही मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि देखो, मुझे पढ़ाते हुए वैसे करीब करीब 9-10 साल हो गए, और मतलब ये 2021 चल रहा है एक्चुअली, अभी जैसे स्टार्ट हुआ है, तो नियरली इस बार 10 ईयर्स हो जाएंगे। तो देखो है क्या कि जैसे आईआईटी के पेपर में जब से देखना मैंने स्टार्ट किया, जैसे स्टार्टिंग में भी आते हैं पर मुझे ध्यान नहीं एक्चुअली, मैं 2014 से ही ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो 2014 में जिस साल मैंने पेपर देखा, इवन मेरे उस साल एक बच्चे की 200 रैंक भी आई थी जे एडवांस में, जनरल कैटेगरी में। तो मैंने जब पेपर देखा एक्चुअल में, तो उसी साल एरोमेटिक मॉलिक्यूल पे 1 और मोर करेक्ट टाइप का क्वेश्चन आया था, 2014 में आया। फिर मैं 2015 का पेपर देखा, उस साल भी क्वेश्चन आया, 16-17 में तो नहीं आया था, फिर 18 में फिर से आया, 19-20 में तो नहीं आया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2014 से लेकर 2021 चल रहा है, उसमें एडवांस में 3 बार एरोमेटिक मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन आ चुका है, और तीनों बार का क्वेश्चन ऐसा था कि मैंने जो पढ़ाया है उसी से आया है। तो मतलब वैसे इसमें ऐसा नहीं कि कुछ भी घुमा फिरा के आ सके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब वैसे इंपॉर्टेंट तो सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि देखो जेई मेन में भी आ सकता है, नीट में भी आ सकता है, सीईटी में भी आ सकता है, पर ये टॉपिक एडवांस वालों को भी बहुत पसंद है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, नीट में भी आ सकता है। नीट में क्या होगा कि सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, या जेई मेन में सिंगल चॉइस होते हैं। इसमें 1 और मोर करेक्ट क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है, और जो एक अच्छा क्वेश्चन आता है, इसलिए एडवांस वालों को भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं, मतलब ऐसा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, 4 ऑप्शन दे देगा, ढूंढो। तो आपको मतलब मॉलिक्यूल को पहचानना आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले सब लोग खुद से इसको सोच लो, पहले सब लोग खुद से सोच लो, खुद से ट्राई कर लो। पहले मैं आपको बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, मतलब वही इतने एग्जाम्पल लिखवाऊंगा कि सीटी, जेईई मेन और नीट में तो क्वेश्चन इसके बार आ ही नहीं सकते, तो गारंटेड इसके बार नहीं आ सकता, क्योंकि उन एग्जाम्स की औकाती इतनी नहीं होती कि वो कुछ नया दे। तो मैं इतना करवा देता हूँ कि वो उन एग्जाम्स के बहुत ऊपर की चीज़ें हैं, तो इसके बाहर तो नहीं आ सकता। पर एडवांस वाले पता ही है कि अरे मैं तेज हूँ, तो एडवांस वाले मेरे भी मतलब बाप है, समझ लो, बहुत तेज होते हैं, तो वो बाहर का दे सकते हैं। पर अगर आपको रूल्स पता है, एडवांस के लिए पता है, रूल पता है, फंडामेंटल आपको क्लियर है, तो आप कर लोगे। मैं बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इधर जो 3 बार क्वेश्चन आए हैं वो मतलब फंस गए थे मॉलिक्यूल, फंस ही गए। मैं बोलूँगा 2014, 15 और 18 में जो एरोमेटिक में जो क्वेश्चन आया, मैंने जो पढ़ाया था, मतलब जो एग्जाम्पल करवाया उन्हीं में से आया था, पर वो कुछ नया भी दे सकते ढूंढ के। तो अगर आपको रूल पता है तो आप चीज़ों को कर लोगे, ठीक है। तो इसमें नीचे करते हैं, आप पहले खुद से सारे मॉलिक्यूल को ट्राई कर लो। मतलब जैसे मान लो मैं ये एग्जांपल पहले इन तीनों को समझा देता हूँ। जैसे देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, कोई बात नहीं, अगर आप निकालोगे तो सब sp2 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 रहेगा, और इसमें पता है होगा रेजोनेंस होता है। अरे रेजोनेंस करवाया था ना मैंने ये, तो देखो यहाँ पे पूरे मॉलिक्यूल में रेजोनेंस रहता है। पॉजिटिव चार्ज कभी इधर कभी इधर कभी इधर घूमता रहता है। तो यहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन कितने, सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। तो ये एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, और इवन ये मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, तो बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल है ये, ठीक है। तो ये आपका एरोमेटिक, यहाँ पे देखो ये जाएगा आपके पास, तो ये इधर, तो ये रेजोनेंस में जा सकता है, ठीक है, पूरे मॉलिक्यूल में। पर यहाँ पे आप जो पाई इलेक्ट्रॉन जो काउंट करोगे,
तो देखो पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन जो रेजोनेंस में टेक पार्ट करते हैं वो काउंट करना होता है। तो ये जो लोन पेयर है जो डीलोकलाइज हो जाता है या फिर जो अभी पाई बॉन्ड बना लेगा ये भी काउंट होगा। मैंने यही बताया था थोड़ी देर पहले कि वैसा लोन पेयर जो रेजोनेंस में जा सकता है जो डीलोकलाइज हो सकता है उसको भी काउंट करना है। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास है एंटी एरोमेटिक। अब देखो नीचे वाले में देखो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये नॉर्मली अगर नीचे वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये आया क्वेश्चन एग्जाम में मेजोरिटी में बच्चे लोग इसको एरोमेटिक ही लिख के आते हैं। पर एरोमेटिक के लिए बताया था कि सारे कार्बन sp या sp2 होने चाहिए। यहाँ पे ये कार्बन sp3 है। एक्चुअल में यहाँ पे रेजोनेंस ही पॉसिबल नहीं होगा, रेजोनेंस यहाँ रेजोनेंस ही नहीं हो सकता। अरे भाई देखो होता क्या है, जब रेजोनेंस होता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ रेजोनेंस ही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं बढ़ी, तो यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। और अगर कहीं पे भी sp3 मिल गया, अगर कहीं sp3 मिल गया तो वो आराम से क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। तो ये नॉन एरोमेटिक। तो इस तरीके से आप लोगों को सोच सोच के आंसर बताने हैं, ठीक है। तो हम लोग करते ढेर सारे अभी। सबके बारे में लिखते रहो आप लोग खुद से। तो चलो इतने मॉलिक्यूल को करते हैं पहले। तो 2 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज है तो यहां तक इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो कितना 2 + 2 4 पाई, और सब sp sp2 है। तो ये क्या है, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। ये तो ये आपका एंटी एरोमेटिक है। यहां पे ये sp3 हो गया, तो ये नॉन एरोमेटिक होगा। यहां पे भी देखो रेजोनेंस पूरे मॉलिक्यूल में अगर आप ऐसे करोगे, तो मैंने ऐसे रेजोनेंस करवाया था आप लोगों को लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, तो पूरे मॉलिक्यूल में घूमता रहता है। और सिर्फ कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एरोमेटिक है। यहाँ पे भी देखो घूमता रहेगा, कभी इसको घुमा दो, फिर देखो ये भी घूमेगा, तो देखो ये भी घूम रहा है, ये भी, तो सारे घूम रहे हैं। तो वो लोन पे जो डीलोकलाइज हो सकते हैं, जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको काउंट करना होता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये आपके पास क्या, एरोमेटिक, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल। ऐसा सोच सोच के करना है। और
वीडियो को सब लोग पॉज करके एक बार ट्राई जरूर कर लेना, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ट्राई कर लेना, आपको ट्राई करके मज़ा भी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ये तो बेंजीन है, इसमें कोई डाउट ही नहीं, एरोमेटिक है। और इसमें आते हैं ये आपका एंटी एरोमेटिक है। और यहां पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और देखो यहां पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये भी आपके पास एरोमेटिक है, ठीक है। ये तो चलो हम लोग इसमें कुछ और भी करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले देखो एक बात समझ लो, चीज़ अभी तक सिंपल चल रही है। अगर मान लो कोई चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो क्या वो सिंपल होगा? मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब अगर चीज़ें इतनी सिंपल होती तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे है? तो कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ होने वाला है, तभी तो इंपॉर्टेंट ही है। तो देखते हैं। और देखो केमिस्ट्री में बिना गड़बड़ के मज़ा नहीं आता है। केमिस्ट्री मतलब कि एक्सेप्शन, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। तो चलो देखते हैं इसमें। तो देखो होता क्या है, एनुलिन। एनुलिन का मतलब क्या होता है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल ड्रॉ करना है और अल्टरनेट पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, जैसे कि इसको बोलते हैं एनुलिन 4, ठीक है। मतलब मैं कॉमन नेम बता रहा हूं, आप इसका साइक्लिक नेमिंग मतलब आईयूपीएसी नेमिंग करना चाहो तो वो होगा साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइइन, पर इसको बोलते हैं एनुलिन 4। मतलब इसको बोलते हैं बेंजीन को एनुलिन 6। अरे बोला मतलब एनुलिन का मतलब है कि वो क्लास ऑफ मॉलिक्यूल जहां पे क्या होता है, साइक्लिक होता है और अल्टरनेट पाई बॉन्ड। एनुलिन 4, एनुलिन 6, एनुलिन 8, एनुलिन 10 चलता रहता है। इसको बेंजीन बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं साइक्लोब्यूटा 1,3 डाइइन। पर ऐसा भी होता है, ये एनुलिन 6 ध्यान रखना, एनुलिन 6 कितने कैसे बोला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो एनुलिन 6। एनुलिन 8 जिसका नाम है साइक्लो ऑक्टा 1,3,5,7 टेट्राइन। टेट्राइन क्या है, एनुलिन 8। एनुलिन 10 ठीक है। ये देखते ये कितना बना, कितना आया, 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12, ठीक, एनुलिन 12। तो ऐसे आप आगे जा भी सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आगे जा सकते हैं, ठीक है। आगे एनुलिन 12, एनुलिन 14 ड्रॉ करते रहना, ठीक है। तो इसके जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, वो सब रूल फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे कि पर इसमें ये 3 गड़बड़ है, मतलब एनुलिन 4, एनुलिन 8 और एनुलिन 10 थोड़े गड़बड़ है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? ये और ये तीनों किसी की बात नहीं सुनते, मतलब थोड़ा अलग चल रहे हैं।
बाकी चीजें क्लियर है। ये कैसा है, एरोमेटिक। एनुलिन 12 ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो इसमें नीचे लिख लो कि लिखो हायर एनुलिन, जिसको आगे वाले हायर एनुलिन नॉर्मली फॉलोज हकल रूल, normally follows Huckel rule. So aniline 14 is aromatic, aniline 16 is एंटोएरोमेटिक और आगे डैट डैश कर दो। ठीक है, तो उसके आगे फॉलो करते हैं, 12 के आगे दिक्कत नहीं है। अब इन तीनों को समझते हैं, तीनों को, तो इन तीनों को समझते हैं एक एक करके। तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं, नीचे वाले एनुलिन 10। जे मॉलिक्यूल, देखो होता क्या लाइफ में कई बार कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते हैं, मतलब कभी नहीं भूल सकते हैं। तो जेई में एक्चुअल में जेई एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक्चुअल में 2006 के बाद आना स्टार्ट हुआ एक्चुअल में। ठीक है वो, और जिस साल मैंने एक्चुअल में जेई का एग्जाम दिया उस साल ये क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इज ऑब्लिक आर एरोमेटिक, वन और मोर करेक्ट का क्वेश्चन था। 4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। मैं इसको एरोमेटिक मतलब देख के लग रहा है एरोमेटिक टिक करके आया, और उसके बाद मुझको पता चला कि ये एरोमेटिक नहीं है। मतलब एग्जाम के बाद, मतलब तो मुझे रूल पता थे पर मुझे बहुत डिटेल में एग्जाम्पल नहीं पता थे। हो सकता है अगर मैं ये सब, मेरी एक्चुअल में आईआईटी में 3010 रैंक थी, तो ये सब जो बातें जो मैं कहता हूँ कई बार मिस्टेक हो गया, अगर हो सकता है मैं ये सब सही करता तो मेरी रैंक अंडर 100 भी आ जाती। आप लोग कितना सीरियसली मतलब ऐसे ही करो, अब जो हो गया तो हो गया मिस्टेक। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये मैंने गलत कर दिया था केमिस्ट्री में। मतलब वैसे मेरे केमिस्ट्री में एक्चुअल में आईआईटी में हम लोगों के टाइम पे एक्चुअल में 150 मार्क्स का पेपर थे, मेरे उसमें मतलब 110 आए थे। मतलब एडवांस के हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा थे एक्चुअल में, नॉर्मली इतना लोगों किसी को नहीं आता। मेरे बहुत ही मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, पर फिर भी ये सब भी सही करता तो हो सकता है मेरे 140 आ जाते, हो सकता है मैं बहुत अच्छी रैंक लेके आता। पर जो हुआ तो हुआ, वो सब पुरानी बातें हो गई। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये एरोमेटिक नहीं है। मुझे भी जेई का एग्जाम देने के बाद पता चला, पर आप लोगों को अभी पता चल गया, तो ये मिस्टेक आप लोग मत करना। तो है क्या गड़बड़ इसमें समझते हैं। तो पहले ये नेचर क्या है इसका, इसका नेचर है नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ये समझते हैं क्या है इसमें गड़बड़, कि क्या गड़बड़ इसमें होता है। ये मॉलिक्यूल है, तो ठीक है, ये देखो ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये sp2 हाइब्रिडाइज है। कैसा sp2 है ये, ठीक है। जहां पे एक हाइड्रोजन भी तो होगा, जो हम लोग पहले नहीं ड्रॉ कर रहे थे, पर एक्चुअल में हाइड्रोजन तो होगा ही। जैसे बेंजीन में हाइड्रोजन बाहर साइड होता है, पर यहाँ पे देखो, अरे sp2 में बॉन्ड एंगल कितना होता है 120, तो देखो 120 120 120, तभी तो ऊपर जाएगा ना ये, नहीं बॉन्ड एंगल कैसे सेटिस्फाई होगा। तो ये 120 120 120 यहाँ पे देखो ऊपर, और इसका हाइड्रोजन देखो फिर नीचे आएगा, ये नीचे। अरे ये भी sp2 है, देखो कैसा sp2, और sp2 है तो 120 120 120, तो ये नीचे आ रहा है, तो नीचे ऊपर, तो एक ही जगह पे दो दो एटम, और हाइड्रोजन तो पार्टिकल होता है, वेव तो होता नहीं, पार्टिकल है ये। तो एक जगह दो दो हाइड्रोजन, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, एक ही जगह दो आ गए, तो दोनों टकरा रहे हैं, तो क्या होगा फिर एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे चला जाएगा। मतलब ये ऐसे हो जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन एक ऊपर एक नीचे, मतलब देखो ये इधर आया हाइड्रोजन इधर आया, तो दोनों टकरा रहे हैं, तो अपने आप को स्टेबल करने के एक आगे घूम जाएगा एक पीछे। और जैसे ये घूमेगा, देखो अब हाइड्रोजन अगर घूमेगा तो ये इमेजिन करो कार्बन भी तो घूम जाएगा ना। अरे भाई देखो ये हाइड्रोजन जो है ये, और ये इस कार्बन से जुड़ा होगा ना, जब ये घूमेगा तो ये भी कार्बन भी तो घूमेगा, ऐसे मान लो ये, अब ये घूमेगा तो कार्बन भी घूमेगा,
तो होगा क्या कि इनमें रिपल्सन होता है, तो इसमें क्या होगा, नीचे लिख लो कि इसमें नीचे लिखो इन दिस both hydrogen occupies same position, so hydrogen will repel each other to minimize the repulsion. So in this one hydrogen comes above the plane, ऊपर आ जाएगा, and one hydrogen goes below the plane. Due to this molecule becomes non-planar, so molecule becomes non-aromatic. एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, उसके लिए प्लेनर होना जरूरी है, पर ये मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ने गड़बड़ कर दिया। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होता है, एक मॉलिक्यूल देखो ऐसे आएगा, ऐसे ऊपर, मतलब ये ऐसे घूम नहीं रहा, ध्यान रखना, ये ऐसे नहीं हुआ कि मैंने इसको घुमा दिया, मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे ये ऊपर आएगा ऊपर। अरे एंगल 120 मेंटेन रखना ना, ये अगर आप ऐसे देखोगे तो ये 2D का में ड्रॉ होता है, पर एक्चुअल में 3D में आपको इमेजिन करना है। तो ये जो है एक इधर आ गया और एक इधर, तो क्या मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल फिर कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक। तो जो मॉलिक्यूल ध्यान रखें नॉन एरोमेटिक होता है। तब मुझको एक्चुअल में मतलब एक बात और समझ में आई कि जिस हाइड्रोजन को तैयारी करते वक्त मैंने अंडर एस्टिमेट किया, मैंने कहा हाइड्रोजन क्या कोई औकात नहीं है, मतलब लोग बोलते हैं अरे भाई यहाँ कुछ नहीं तो हाइड्रोजन समझ लो, उसी हाइड्रोजन ने मेरा क्वेश्चन गलत कर दिया। मतलब जिसकी मैंने कोई औकात ही नहीं समझी, वही यहाँ पे पता चला कि प्रेजेंट था और वो रिपल्सन करके अनस्टेबल हो गया। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ये रहता है, अब बाकी इमेजिनेशन वाला काम वो आपका है, कोई सपोर्ट नहीं रहेगा किसी के से। हाइड्रोजन लगा है कि नहीं लगा ये आपको दिखना चाहिए, तो अगर वो दिखा देंगे तब तो कोई भी मतलब इसको सही कर देगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो हाइड्रोजन लगा था, दोनों रिपल किए और मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया और नॉन एरोमेटिक हो गया। मेरा गलत तो हुआ और उसके बाद मैं समझ में आ गया कि हाइड्रोजन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हाइड्रोजन भी आपका क्वेश्चन गलत करवा सकता है और आपकी आईआईटी का रैंक खराब कर सकता है, ठीक है। तो दूसरा मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल क्या था, एनुलिन 10 नॉन एरोमेटिक, ध्यान रखना। एनुलिन 8 ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। बोलोगे नॉन एरोमेटिक, हाँ। देखो होता क्या है, एंटी एरोमेटिक जो मॉलिक्यूल होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं, मतलब एंटी एरोमेटिक अनस्टेबल है, बहुत बेचैन होते हैं। तो वो सोचते हैं कि किसी भी तरीके से चलो कुछ तो स्टेबिलिटी आ जाए। मान लो होता है ना कि जैसे मान लो एक लो क्लास सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में कोई लो क्लास पर्सन है, तो सोचता है कि भाई मेहनत करे और मिडिल क्लास में तो आ जाए, मतलब नॉर्मली सर्वाइव तो कर जाए अच्छे से। तो एंटी एरोमेटिक क्या होता है, बहुत अनस्टेबल होता है, बेचैन रहता है, वो अपने आप को एंटी से नॉन एरोमेटिक बना लेता है, थोड़ा सा स्टेबल कर लेता है। तो कैसे कर लेगा ये, तो ये मॉलिक्यूल देखो क्या होता है, नॉन प्लेनर, और अगर नॉन प्लेनर हो गया तो मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक नॉन एरोमेटिक। आप बोलोगे ये कैसे नॉन एरोमेटिक, मतलब नॉन प्लेनर हो गया, इसको भी समझते हैं। मतलब ये बात को ध्यान रखना कि जो एंटी एरोमेटिक होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, तो अपने आप को नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बेचैन रहता है वो। क्योंकि जो एक बात और, जो एंटी एरोमेटिक होता है वो एरोमेटिक तो नहीं बन सकता। अरे मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है तो 10 थोड़ी ना कर पाएगी, इलेक्ट्रॉन को तो घटा बढ़ा नहीं पाएगा। पहले समझो आराम से मेरी बात। जो एंटी एरोमेटिक है वो बहुत अनस्टेबल है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाह रहा है। तो स्टेबल में देखो 2 ऑप्शन है, एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक अगर चाहिए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बदलेगा, कोई मजाक तो है नहीं, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर तो नहीं बदल पाएगा, तो मतलब वो एरोमेटिक नहीं हो सकता। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, जे मॉलिक्यूल अपने आप को नॉन प्लेनर कर दे। अगर मॉलिक्यूल प्लेन में रहेगा तो वो एंटी एरोमेटिक है। मतलब एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक होने के लिए मॉलिक्यूल का प्लेन में होना जरूरी होता है, पर अगर मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो जाए
तो वो फिर नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, और नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक से तो बेटर ही होता है। ये मॉलिक्यूल होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग टब। अरे भाई पानी वाला टब, टब लाइक शेप या फिर स्ट्रक्चर, और ये है नॉन प्लेनर। तो इसलिए ये कैसा है आपका नॉन एरोमेटिक। आप लोग बोलोगे अरे सर ये कैसे नॉन एरोमेटिक हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो फिर से देखो यहाँ पे मैथ्स का एक मॉडल रखा हुआ है, इस मॉडल का हम लोग यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे पहले समझ लो कि ये क्या स्ट्रक्चर है, इसको पहले इमेजिन कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, 1 2 3 4, मतलब ये बीच वाले 4 आइटम एक प्लेन में। कैसे, ये प्लेन में, ठीक है भाई, बुकलेट जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इधर क्या होता है, फिर एक कैसे जोड़ा होता है, 1 और 2, फिर इससे जुड़ जाता है, फिर जैसे ये है, ठीक है। तो प्लेन में देखो, सब लोग देखो, फिर 1 और 2, फिर ऐसे जुड़ जाएगा, फिर आपके पास देखो ये 1 और 2, फिर ऐसे। तो वैसे हो जाता है, देखो इसका स्ट्रक्चर, ये इधर और इधर, जैसे पानी का टब होता है। तो देखो क्या हुआ, इसमें कैसे आइटम होंगे, 1 2 3 4 एक प्लेन में होते हैं, फिर ऐसे होता है 1 और 2, फिर ऐसे, फिर 1 और 2, फिर ऐसे। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे चलता है, मतलब कि ऐसे ऐसे और ऐसे, जैसे पानी का टब होता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे, ये स्ट्रक्चर होता है नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर होगा तो ये कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ये तो ये भी नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब देखो है क्या, एक बात और समझ लेते हैं। जो साइक्लिक मॉलिक्यूल होते हैं, जब वो छोटे होते हैं, मान लो 3 मेंबर का रिंग होता है, 4 मेंबर का रिंग होता है, तो वो हमेशा प्लेनर होता है। 3-4 मेंबर का रिंग नॉन प्लेनर हो ही नहीं सकता है, वो अपने आप को प्लेन के बाहर कर ही, मतलब प्लेन, मतलब कि प्लेन तो हमारा इमेजिनेशन होता है कैसे कट करे। तो जब 4 आइटम होता है तो प्लेन में ही होता है। तो आप लोग लिखना चाहते हो, एक बात लिख लो कि साइक्लिक चेन विथ 3, 4 and 5 कार्बन आर ऑलवेज प्लेनर। तो अगर किसी साइक्लिक चेन में 3, 4 और 5 कार्बन है तो हमेशा प्लेनर होता है, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, प्लेनर होता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, जो बड़े मतलब कार्बन होते हैं जैसे 6, 7, 8, तो वो फिर क्या होता है, वो नॉन प्लेनर हो सकते हैं, पर शुरू के 3 नहीं, ठीक है। तो इसमें आगे लिखो कि, लिखो आपका साइक्लिक चेन विथ 6 और मोर कार्बन मे बी और मे नॉट बी प्लेनर। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। तो हायर वाले में कई बार नहीं भी होते, अपने आप को स्टेबल करने के लिए नॉन प्लेनर कर सकते हैं। अब इसमें तो 4 ही कार्बन है, तो जब 4 कार्बन है तो ये प्लेनर ही रहेगा। तो क्या ये एंटी एरोमेटिक हो सकता है? नहीं, एक्चुअली ये मॉलिक्यूल भी नॉन एरोमेटिक है। ये जो केस है एक्चुअल में, पहले मैं इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूं। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल केस है। देखो केमिस्ट्री में क्या होता है, ये ग्रे एरिया भी होता है, जैसे सब कुछ वाइट एंड ब्लैक नहीं होता है, कुछ ग्रे एरिया भी होता है जिसपे हमेशा कंट्रोवर्सी रहता है। कंट्रोवर्सी केमिस्ट्री में रहता है कि रिसर्च है, किसी ने क्या एनालाइज किया, उस पर कंट्रोवर्सी रहता है। जैसे मान लो अभी कोरोना वायरस का जो वैक्सीन आ रहा है, उसमें भी कंट्रोवर्सी, कुछ लोग कह रहे हैं सेफ है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं सेफ, तो कंट्रोवर्सी रहता ही रहता है। तो वैसे ही ये जो मॉलिक्यूल है, ये मतलब कि चीज़ें क्लियर नहीं है, मतलब ये प्लेनर तो है पर नॉन एरोमेटिक कैसे है, ये अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। ये मॉलिक्यूल में मैं पहले कंट्रोवर्सी बता देता हूँ। बहुत से लोग इसको एंटी एरोमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी एरोमेटिक। पहले मैं चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। अगर जेईई मेन और नीट का एग्जाम है या फिर सीईटी का एग्जाम है, तो अगर ऑप्शन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, मान लो ऑप्शन ऐसे गिवन है जैसे बेंजीन वाला, मतलब इसके अलावा मान लो आपके पास, सपोज करो कि मैं पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ,
एंटी एरोमेटिक पूछा है और आपको ऑप्शन में गिवन है, लाइक जैसे बेंजीन दे रखा है, सपोज करते ये क्वेश्चन आया जेई मेन में, नीट में, या फिर सीटी या भाई कोई भी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम में पूछा कौन एंटी एरोमेटिक है, तो ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही आपको आंसर टिक करना होगा। ठीक है, तो जेई मेन और नीट वालों का मैंने बताया लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो वो नॉर्मली इसको एंटी एरोमेटिक ही समझते हैं। तो क्या समझते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो नॉर्मली ये मतलब जितने भी इंडियन बुक्स है उसमें ये एंटी एरोमेटिक दिया होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर एनसीईआरटी में, कहते हैं भाई एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है। एनसीईआरटी एक पतली सी किताब है जहाँ पे 2-4 लाइन लिख देता है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में कुछ होता है नहीं। एनसीईआरटी में क्या होगा, 2-4 मतलब सड़े एग्जाम्पल दे देगा बेंजीन का और 1-2 एग्जाम्पल, और उसके अलावा कुछ एग्जाम्पल ही नहीं बताएगा। ऐसा एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया ही नहीं होता। तो अदरवाइज जो चीजें एनसीईआरटी में दिया होता है हम उसको फॉलो कर लेते हैं, पर ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं, तो अब क्वेश्चन है कि क्या करें। तो कुछ लोग इसको बोल देते हैं एंटी एरोमेटिक। कुछ लोग मतलब जिन लोगों को नॉलेज कम होता है, मतलब नॉलेज किसको कम होता है, जो मतलब एग्जाम पेपर सेट करते हैं जेईई मेन या नीट वाला, तो वो लोग इसको क्या करते हैं, एंटी एरोमेटिक मान लेते हैं। तो आप इसको एंटी एरोमेटिक मान सकते हो, मतलब एंटी एरोमेटिक मान सकते हो जेईई मेन और नीट के लिए। मेरी चीजें बहुत मतलब मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। इसको काफी लोग एंटी एरोमेटिक मानते हैं। अगर आपका मतलब एग्जाम जो है वो नीट है तो आप इसको एंटी एरोमेटिक मान लेना। जेईई मेन कभी दे रहे हो तब भी आप इसको एंटी एरोमेटिक मान सकते हो। पर जो एडवांस वाले होते हैं, जो क्या होता है हर चीज में घुस के पूछते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग अगर आपको जाना है तो इसका आंसर 100% आपको नॉन एरोमेटिक ही टिक करना है। एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल, एक्चुअल में अगर पूछा जाए तो ये एक्चुअल में नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। पर नीट वाले या जेईई मेन वाले इतना घुस के चीजों को एनालाइज नहीं करते, तो उनके लिए ऊपर की बातें करो, हो गया नॉन एरोमेटिक, मतलब सॉरी एंटी एरोमेटिक। तो जेईई मेन और नीट ऊपर की बातें करो तो ये एंटी एरोमेटिक, पर एक्चुअल में ये नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल ही है। इसमें है क्या, तो इसमें नीचे लिखो इन दिस मॉलिक्यूल delocalization of pi electron does not take place, that is in this molecule no resonance take place, resonance होता ही नहीं, या in this molecule resonance does not take place, resonance होता ही नहीं है। हम लोगों ने क्या है मैं आपको बताता हूं, देखो एक बात समझो पहले, मान लो बेंजीन है, यहां पे रेजोनेंस होता है और हम लोग इसका हाइब्रिड बनाते हैं। देखो हाइब्रिड बनवाया था मैंने पहले, तो जब इसका हाइब्रिड बनाते हैं तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 1.5 आता है, मतलब सारे बॉन्ड जो होते हैं उनका ऑर्डर सेम होता है 1.5। तो क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, पर हम लोगों ने जब इस मॉलिक्यूल का स्टडी किया तो हम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग मतलब टर्म मिला। हम लोगों को क्या मिला, इसका जो बॉन्ड लेंथ है वो अगर A लेते हैं और इसका जो बॉन्ड लेंथ है अगर इस बॉन्ड को B लेते हैं, तो अगर देखो रेजोनेंस होता तब तो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता, तो सबकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होती। आराम से सोचो, बेंजीन में जब रेजोनेंस होता है तो सारे बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है, इसलिए बॉन्ड लेंथ भी सेम होती है। तो हम लोगों को क्या मतलब मिलना चाहिए, अगर रेजोनेंस होगा तो सबका बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा तो बॉन्ड लेंथ सेम होगी। पर हम लोगों को एक्चुअल में क्या मिलता है कि मतलब जो बॉन्ड लेंथ है वो A वाला B वाले से बड़ा है। लिख लो, दिस मीन्स दैट इन दिस मॉलिक्यूल रेजोनेंस डज नॉट टेक प्लेस बिकॉज ऑर्डर ऑफ बोथ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट, सो बॉन्ड लेंथ आर ऑल्सो डिफरेंट। अब जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा तो किस बात का भाई, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक।
एंटी एरोमेटिक या एरोमेटिक होने के लिए रेजोनेंस होना जरूरी होता है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, नॉन एरोमेटिक। मतलब वैसे हम लोग बाकी जो बचा हुआ मॉलिक्यूल होता है उसको नॉन एरोमेटिक बोल देते हैं, तो इसको नॉन एरोमेटिक आपको बोलना है, ठीक है। ध्यान रखना ये एक नॉन एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो 4 मेंबर वाला होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये अब आगे बढ़ते कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब थोड़े अलग से कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेंजीन वाले। दिस इज नैप्थलीन एंड एरोमेटिक, ठीक है। दोनों रिंग का मिला के काउंट करना है। एंथ्रासीन, ठीक है। फिनेंथ्रीन एरोमेटिक, ये 7 मेंबर करेंगे, 5 मेंबर करेंगे। दिस इज एजोलिन, पहले वो एनोलिन था, ये एजोलिन है, ठीक है। ये सारे के सारे एरोमेटिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये इसको लिख लो पूरा ये इसमें। अब एक क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, कंपेयर द, एक क्वेश्चन लिखो, कंपेयर द एरोमेटिक, कंपेयर द एरोमेटिक कैरेक्टर ऑफ फिनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन। तो क्वेश्चन ये है कि बताना है कि दोनों में कौन ज़्यादा अच्छा एरोमेटिक है। तो हम लोगों को फिनेंथ्रीन एंड एंथ्रासीन का एरोमेटिक कैरेक्टर चेक करना है, ठीक है। ये तो ये बताना है कि दोनों में कौन अच्छा एरोमेटिक है। तो अच्छा मैंने इरेज कर दिया। तो देखो है क्या दोनों में, ये जो फिनेंथ्रीन है, पहले फिनेंथ्रीन देख लो, इसमें देखो गौर करो, इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 6, मतलब ये रिंग भी एरोमेटिक है। इस रिंग में देखो 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इस रिंग में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो फिनेंथ्रीन में क्या होता है, फिनेंथ्रीन में तीनों रिंग में एक ही टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब फिनेंथ्रीन में क्या होता है, तीनों रिंग में एक ही टाइम पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसलिए फिनेंथ्रीन के तीनों रिंग एक ही टाइम पे एरोमेटिक होते हैं। और अगर आप एंथ्रासीन देखो, आप इसमें कुछ भी कर लेना, देखो इसमें इस रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में 6 है, पर इसमें नहीं है। अगर आप इसको करोगे देखो इसमें 4 ही आएगा, देखो इसमें 4 ही है, मतलब 2 2 4, ये है ही नहीं इधर। आप मतलब आप अगर एंथ्रासीन में कुछ भी करना, एक टाइम पे तीनों रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। आपको जैसे करना चाहो करके देखना, स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्या होता है, इस रिंग में भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में भी देखो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो फिनेंथ्रीन में क्या होता है, एक ही टाइम पे तीनों रिंग में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए फिनेंथ्रीन क्या होता है, एरोमेटिक ऑलवेज। तो इसमें नीचे लिखो ऑलवेज, मतलब कि वो उसका एरोमेटिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ 2 रिंग एरोमेटिक है, बल्कि ये वाला रिंग तो एंटी एरोमेटिक है। ओवरऑल एरोमेटिक ही है, ओवरऑल एरोमेटिक ज्यादा था ना, तो 2 रिंग थे। तो इसमें नीचे लिखो कि
in phenanthrene, all 3 rings have 6 pi electron, so all 3 rings are aromatic at the same time. Whereas in anthracene, all 3 rings does not have 6 pi electron at the same time. So in anthracene, all 3 rings are not aromatic at the same time. So overall aromatic character of phenanthrene is more than the overall aromatic character of anthracene. तो phenanthrene का जो aromatic character होता है मतलब phenanthrene का जो aromatic character होता है, जो phenanthrene का जो aromatic character होता है वह anthracene से ज़्यादा होता है। ठीक है, आज की क्लास में इतने करते हैं। अभी एरोमेटिक कैरेक्टर के बहुत से एग्जांपल बचे हुए हैं, मतलब अभी हम लोगों ने हेट्रोमोलिक्यूल नहीं किए। हेट्रो मतलब कि अगर वहाँ पे ऑक्सीजन होता, नाइट्रोजन होता, सल्फर होता, तब उनको कैसे डील करते हैं, और साथ में रेजोनेंस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स और भी बताने जो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।